नमस्कार साथियों। हम पढ़ रहे हैं भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार। इसके 3 पार्ट हमने कवर कर लिए। नेक्स्ट चौथा पार्ट है मित्रों, यह आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के समान रूप से उपयोगी है। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, आर्थिक प्रभाव। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार रूप से किस तारीख को सौंपी थी? मुगल सम्राट ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस तारीख को सौंपी थी? तो ये 12 अगस्त 1765 हो जाएगा आंसर। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, जिसके तहत कंपनी को औपचारिक रूप से दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए। हमने उन्हीं क्वेश्चन को शामिल किया है जो किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर आए हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अंतिम महत्वपूर्ण राज्य कौन सा था? तो ये था होलकर। मराठा संघ में होलकर सबसे अंत में 1818 में सहायक संधि स्वीकार की थी। ब्रिटिश काल में इजारेदारी प्रथा में राजस्व वसूली का अधिकार किसे दिया जाता था? तो इजारेदारी प्रथा में राजस्व वसूली का अधिकार किसे था? सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दिया जाता था। वारेन हेस्टिंग्स ने यह प्रथा शुरू की थी, जिसमें पंचवर्षीय या वार्षिक आधार पर ठेका दिया जाता था। व्यक्तिगत जो सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे कहते हैं, के तहत डलहौजी ने बघाट रियासत का विलय किस वर्ष किया था? 1850 में। यानी डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसके तहत बघाट को किस वर्ष शामिल किया था? 1850 में। बघाट जो हिमाचल प्रदेश का विलय 1850 में हुआ, हालांकि बाद में इसे वापस कर दिया गया था। ब्रिटिश आर्थिक नीति के कारण भारत में कपास के उत्पादन को बढ़ावा क्यों दिया गया? लंका शहर की मिलों को कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए। औद्योगिक क्रांति के कारण ब्रिटेन को सबसे सस्ते कच्चे माल की आवश्यकता थी, जिसे भारत से पूरा किया गया। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्विज शासन के दौरान उप दीवान के रूप में किसे नियुक्त किया था? यानी डिप्टी दीवान किसे बनाया था? तो रज्जा खान को बनाया था रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में। बंगाल के लिए मोहम्मद रज्जा खान, बिहार के लिए राजा सीताब राय को उप दीवान नियुक्त किया गया था। सहायक संधि के तहत भारतीय राजाओं को अपने दरबार में किस ब्रिटिश अधिकारी को रखना अनिवार्य था? तो यह रेजिडेंट रखना अनिवार्य था। रेजिडेंट का मुख्य कार्य राज्य की गतिविधियों की निगरानी रखना, कंपनी के हितों की रक्षा करना था। स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट के विरुद्ध किस प्रसिद्ध अंग्रेज अधिकारी ने अपनी असहमति दर्ज कराई थी और रेतवाड़ी का समर्थन किया था? तो थॉमस मुनरो ने स्थायी बंदोबस्त की बजाय किसको अच्छा माना था? रेतवाड़ी को। मुनरो का मानना था कि बिचौलियों यानी जमींदारों के बिना सीधे किसानों से राजस्व लेना अधिक न्यायसंगत और लाभदायक है। डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की कौन सी रियासत समाप्त कर दी थी? राजकीय उपाधियां और पेंशन समाप्त कर दी थी। डलहौजी ने उनके अधिकार को मान्यता देने से मना कर दिया, उनकी पदवी है वो छीन ली थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बंगाल से होने वाले निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि किस वस्तु की हुई थी? कच्चे रेशम और सोरा की। सोरा का उपयोग यूरोप में बारूद बनाने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता था। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो के विरुद्ध लड़ने वाली संयुक्त सेना में मुगल सम्राट का नाम क्या था? शाह आलम सेकंड था। शाह आलम द्वितीय ने मीर कासिम के साथ गठबंधन किया, जो पराजित हुआ। सहायक संधि स्वीकार करने वाला राजपूताना का दूसरा राज्य कौन सा था? अलवर था। भरतपुर ने सितंबर 1803 में और बाद में अलवर ने नवंबर 1803 में अंग्रेजों से सहायक संधि स्वीकार की थी। भू राजस्व की महलवाड़ी व्यवस्था को उत्तर प्रदेश और पंजाब में किस नाम से जाना जाता था? मौजावार व्यवस्था के नाम से। मौजा का अर्थ गांव होता है, इसलिए इसे मौजावार बंदोबस्त भी कहा जाता था। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट में। 1813 में आंशिक रूप से समाप्त कर दिया और पूर्ण रूप से कर दिया 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। 1833 के चार्टर एक्ट ने कंपनी को एक प्रशासनिक और राजनीतिक निकाय बना दिया। चाय और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार भी समाप्त कर दिया। डलहौजी ने संबलपुर का विलय किस वर्ष किया था? तो 1849 में किया था। संबलपुर के राजा
नारायण सिंह की बिना उत्तराधिकारी के मृत्यु होने पर 1849 में इसका विलय कर दिया गया। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को दस्तक के प्रयोग से क्या लाभ हुआ? वे बिना कर दिए निजी व्यापार कर सकते थे। दस्तक के दुरुपयोग ने भारतीय व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया, नवाब के खजाने को खाली कर दिया। सहायक संधि के तहत रियासत को अपने यहाँ रखी ब्रिटिश सेना का खर्च देने के लिए नगद के स्थान पर भूमि देने के लिए कब विवश किया जाता था? जब राज्य नगद भुगतान करने में असमर्थ हो जाता था। लॉर्ड वेलेज़ली ने इस नीति का प्रयोग कर हैदराबाद और अवध के बड़े भूभाग हथिया लिए थे। रैयतवाड़ी व्यवस्था में रैयत किसान को भूमि का स्वामी मानने के लिए पीछे अंग्रेजों का असली मकसद क्या था? बिचौलिया जमींदारों को लाभांश को समाप्त कर सरकार का राजस्व बढ़ाना। अंग्रेज ने नहीं चाहते थे कि राजस्व का कोई भी हिस्सा जमींदार की जेब में जाए, वे पूरा अधिशेष सरप्लस स्वयं लेना चाहते थे। ब्रिटिश काल में यानी आधुनिकरण का मुख्य आर्थिक उपकरण रेलवे था। इसे भारत के लिए वरदान किसने कहा था? लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। डलहौजी ने रेलवे की ब्रिटिश पूंजी निवेश और सेना के परिवहन के लिए वरदान माना था। हालांकि भारतीयों के लिए यह शोषण का जरिया था। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम की हार का सबसे प्रमुख कारण क्या था? उसकी संयुक्त सेना में समन्वय का अभाव था। अंग्रेजों की श्रेष्ठ सैन्य रणनीति थी। मेजर हेक्टर मुनरो के अनुशासित अंग्रेजी सेना के सामने संयुक्त सेना का असंगठित नेतृत्व वो टिक नहीं सका। स्थायी बंदोबस्त में जमींदार को कुल लगान का कितना प्रतिशत अपने पास रखने की अनुमति थी? तो 1/11 भाग यानी 9% अपने पास रखने की अनुमति थी। शेष 10/11 भाग कंपनी को देना अनिवार्य था। डलहौजी ने किस रियासत के बारे में कहा था कि यह एक चेरी एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगी? अवध के लिए कहा था। 1851 में डलहौजी ने अवध के बारे में प्रसिद्ध कथन कहा था, जिसका अंततः 1856 में विलय कर लिया गया। सहायक संधि के कारण भारतीय रियासतों की सैन्य शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा था? राजाओं की सेना भंग कर दी गई। वे सैन्य दृष्टि से अंग्रेजों पर आश्रित हो गए थे। इससे राजाओं की रक्षा की शक्ति समाप्त हो गई। वे केवल कठपुतली बनकर रह गए। भारत में औद्योगिकरण का परिणाम निम्नलिखित में से क्या था? कृषि पर जनसंख्या बोझ बढ़ना और ग्रामीण निर्धनता बढ़ना। जब जुलाहे और कारीगर बेरोजगार हुए, गांव की ओर लौटे, जिससे जमीनों पर दबाव बहुत बढ़ गया। 1760 के वांडीवास के युद्ध में भारत में किस यूरोपीय शक्ति के साम्राज्य विस्तार की संभावनाओं को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया? फ्रांसीसी। यानी 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। उसके बाद फ्रांसीसी शक्ति हमेशा के लिए भारत से समाप्त हो गई। आयरकुट ने लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को हराया, जिससे अंग्रेजों का मार्ग है वो निष्कंटक हो गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान की दर का पुनर्निर्धारण कितने वर्षों बाद किया जाता था? 20-30 वर्षों के बाद। स्थायी बंदोबस्त की तरह यह दरें स्थिर नहीं थी, इनमें समय समय पर बढ़ाया जाता था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला अवध का नवाब कौन था? तो शहादत अली खान था। अवध का नवाब कौन था? शहादत अली खान। शहादत अली खान ने दबाव में आकर अपनी आधी रियासत अंग्रेजों को सौंप दी और सहायक संधि की। डलहौजी ने शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण सुधार या दस्तावेज लागू किया था? यह था चार्ल्स वुड 1854 में। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, जिसने आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर सेकंड था। आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 तक मुगल सम्राट थे। किस इतिहासकार ने धन के निष्कासन को एक बाहरी द्वारा भारत का रक्त चूसने के समान बताया है? तो कार्ल मार्क्स ने बताया है। मार्क्स ने अपनी रचनाओं में ब्रिटिश पूंजीवाद द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण को अत्यंत आक्रामक तरीके से प्रस्तुत किया है। स्थायी बंदोबस्त मुख्य रूप से किस वर्ग के हितों की रक्षा के लिए लाया गया था? जमींदारों के लिए। अंग्रेजों का एक वफादार जमींदार वर्ग की आवश्यकता थी, जिसे संकट के समय कंपनी का साथ दे सके। डलहौजी ने झांसी का विलय कब किया था? 1853।
नवंबर 1853 में राजा गंगाधर राव की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के प्रश्न पर इसका विलय किया। किस युद्ध के बाद रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो प्लासी के युद्ध के बाद। 1757 के युद्ध के बाद 1758 में वह पहली बार गवर्नर बना था। मालवाड़ी व्यवस्था के तहत लगान जमा करने की जिम्मेदारी किसकी थी? लंबरदार या गांव का मुखिया की होती थी। लंबरदार पूरे गांव का राजस्व वसूल कर सरकारी खजाने में जमा कराता था। सहायक संधि के तहत भारतीय राज्यों को अपने खर्चों पर जो सेना रखनी पड़ती थी उसे क्या कहा जाता था? सहायक सेना यानी सब्सिडरी फोर्स कहते थे। यह नाम मात्र के लिए राजा की सुरक्षा के लिए थी, लेकिन आदेश केवल ब्रिटिश अधिकारियों की मानती थी। ब्रिटिश काल में दादाभाई नौरोजी ने धन निष्कासन सिद्धांत को सर्वप्रथम किस लेख में प्रस्तुत किया था? तो ये किया था इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया। इनकी जो लेख था पहला, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, इसमें धन निष्कासन के बारे में सबसे पहले बताया था। 1867 में लंदन की ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में उन्होंने यह लेख पढ़ा था। 1765 में दीवानी अधिकार मिलने के बाद कंपनी ने राजस्व वसूली के लिए बंगाल को कितने क्षेत्रों में बांटा था? 2 क्षेत्रों में, बंगाल और बिहार के रूप में। मुख्य रूप से बंगाल और बिहार के लिए अलग अलग नायब दीवान नियुक्त किए गए थे। डलहौजी की हड़प नीति का सबसे पहला शिकार कौन सा राज्य था? सतारा था। 1848 में सतारा को सबसे पहले अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की वास्तविक नींव रखी थी? तो बक्सर के युद्ध में। प्लासी एक षड्यंत्र था, लेकिन बक्सर एक वास्तविक सैन्य विजय थी जिसने दिल्ली के सम्राट को भी झुका दिया। रेतवाड़ी व्यवस्था भारत के कुल कितने प्रतिशत पर थी? तो यह थी 51% पर। यह सर्वाधिक विस्तृत भूभाग था जो मद्रास बम्बे प्रेसिडेंसी में फैली हुई थी। सहायक संधि के कारण राज्यों की विदेश नीति पर क्या प्रभाव पड़ा? उनकी विदेश नीति पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन हो गई। राजा बिना अंग्रेजों की अनुमति के किसी अन्य राज्य से न तो युद्ध कर सकता और न ही संधि। ब्रिटिश नीतियों के कारण भारतीय शिल्पकारों के पतन को इतिहास में आर्थिक शोषण का सबसे भीषण दृश्य किसने देखा? विलियम बेंटिंक ने। बेंटिंक ने स्वीकार किया था कि बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदान में सफ़ेद हो गए हैं। बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम कहाँ का कैदी शरणार्थी था? अवध के नवाब के पास था। वह अपने ही वजीर के डर से दिल्ली छोड़कर अवध में शरण लिए हुए था। स्थायी बंदोबस्त को बंगाल में लागू करने के समय वहाँ के राजस्व बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? सर जॉन शोर। सर जॉन शोर ने इस व्यवस्था का खाका तैयार किया था। डलहौजी ने नागपुर रियासत का विलय किस वर्ष किया था? 1854 में। राजा राघवजी तृतीय की मृत्यु के बाद नागपुर का विलय 1854 में हुआ था। किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने कहा था भारत का धन भारत में ही रहना चाहिए? J.S. मिल ने कहा था। मिल जैसे उदारवादियों ने कुछ हद तक भारतीय शोषण की आलोचना की थी। सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और अवध। हैदराबाद ने 1798 में सहायक संधि स्वीकार की, मैसूर ने 1799 में, तंजौर ने 1799 में और अवध ने 1801 में। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार का तात्कालिक कारण क्या था? मीर जाफर की गद्दारी और सेना का एक बड़ा हिस्सा युद्ध में शामिल नहीं होना। मीर जाफर के नेतृत्व वाली सेना खड़ी रही, उसने युद्ध में भाग ही नहीं लिया। ब्रिटिश काल में मालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी मांग कितनी थी? उपज का 66 से 80%, बाद में इसे 50% कर दिया गया। यह बहुत अधिक थी, जिसे बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने घटाकर 50 किया। ब्रिटिश सत्ता के विस्तार, उनकी आर्थिक नीतियों का अंतिम परिणाम भारत के लिए क्या रहा? यह भारत एक कृषि प्रधान औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में बदल गया जो ब्रिटेन की जरूरतों को पूरा करती थी। भारत की पारंपरिक आत्मनिर्भरता अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई और केवल कच्चे माल का निर्यातक बनकर रह गया। तो प्लीज़ इस प्रकार अपने जो 200 प्रश्न है वो कंप्लीट हो गए हैं। इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने कवर कर लिए हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी प्रकार का कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू दोस्तों।